एक बार फिर से आपका श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा में स्वागत है। आपसे नम्र निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाएं, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के पहले चैप्टर को देखेंगे, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ पहला टॉपिक रहेगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जिसको हम देखेंगे। ये जो सेशन है बिहार बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो इस बार वार्षिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें इतिहास के हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से हम वीडियो बना करके आपके सामने उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। आज का जो ये सेशन है उसमें कुछ नोट्स टाइप का है जिसको हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, देखेंगे इस टॉपिक में, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहले क्वेश्चन में देखते हैं, राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ। राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा, पुनर्जागरण कहाँ से आरंभ हुआ। तो पुनर्जागरण मेनली जो इटली से आरंभ हुआ, जो यूरोप का एक महत्वपूर्ण शहर है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जो यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ से आरंभ हुआ। इसका आंसर होगा इटली, जो यूरोप का एक महत्वपूर्ण शहर है जहाँ से पुनर्जागरण आरंभ हुआ, और इसकी जो समय अवधि थी 14वीं ईस्वी पूर्व से लेकर के 17वीं शताब्दी तक के बीच के समय अवधि को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेडरिक सरियुक कौन थे? फ्रेडरिक सरियुक कौन थे? तो एक फ्रांसीसी चित्रकार कलाकार थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। फ्रेडरिक सरियुक कौन थे? तो ये फ्रांसीसी कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निरंकुशवाद है। निरंकुशवाद को हम समझते हैं। निरंकुशवाद में एक ऐसी सरकार की व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता की सारी जो पावर होती है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है और अपने अकॉर्डिंग वो शासन व्यवस्था करती है। इसमें जनता के उद्देश्य को शामिल नहीं किया जाता है। इसी दृष्टिकोण से जो शासन व्यवस्था होती है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, मतलब ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी इसके जो पावर है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है, और ये जो निरंकुश सरकार होती है काफ़ी दमनकारी होती है क्योंकि ये सैन्य बल के आधार पर ये अपना शासन व्यवस्था बनाए रखती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंस्टर रेनन कौन थे? अंस्टर रेनन कौन थे? तो ये फ्रांस के दार्शनिक थे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अंस्टर रेनन कौन थे? तो आंसर होगा फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे हम। इनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई। ये देखते हैं, 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्रीय की अपनी समझ को प्रस्तुत किया था। ये मतलब ये सोर्बोन एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें अपने राष्ट्रवादी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह क्या है, इसको हम अपने भाषा में समझा रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा जनमत संग्रह एक ऐसा व्यवस्था होती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, यानी जिसको वोट दिया गया, जिसके फेवर में वोट किया गया वो स्वीकृत हुआ, जिसको वोट नहीं दिया गया वो अस्वीकृत हो गया। बढ़ते हैं इस सेशन में, इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यह एक प्रत्यक्ष मतदान है
जिसके जरिए हम एक क्षेत्र के सभी लोगों के एक प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है और इसके पक्ष में वोट दिया जाता है। यदि जिसकी वोट की संख्या ज़्यादा हुई वो मत को, उस प्रावधान को स्वीकृत माना जाता है। तो ऐसे को हम जनमत संग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई? तो इसमें 2 टॉपिक देखने को मिले हैं। पहले में हम देखते हैं कि 7 मई 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुई और 9 नवंबर 1799 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई। ये जो समय अवधि थी, यानी फ्रांसीसी क्रांति की जो समय अवधि थी 1789 से लेकर के 1799 के अवधि को फ्रांसीसी क्रांति के समय काल को माना जाता है। और इस क्रांति में जो राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल काफ़ी हुई और इससे फ्रांस में एक नए जनसंचार का निर्माण हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन के तरफ। 1789 ईस्वी में हुई फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसका जो समय काल था जो 1990 के दशक में आरंभ हुआ था और ये आरंभ जो हुआ था ये नेपोलियन के समय काल में हुआ था और यहीं से नेपोलियन का उदय होता है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा नेपोलियन का उदय कब हुआ था, तो 1790 के दशक में नेपोलियन का उदय हुआ और यहीं से फ्रांस की जो व्यवस्था थी काफ़ी सुदृढ़ हो गई, क्योंकि ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी था और इसके क्षेत्र छाया में इसी के प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांसीसी नागरिकों को बहुत सारी सुविधा मिली, जिससे जो फ्रांस की जो राजनीतिक परिदृश्य जो था वो जो समाप्त हो चुकी थी उसको पुनर्निर्माण करने में एक नए व्यक्तित्व के रूप में उभर के आया नेपोलियन बोनापार्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस का जो शासक था वो कौन था? तो आंसर होगा लुई 16वें जो थे फ्रांस के शासक थे फ्रांसीसी क्रांति के समय और इसका जो संबंध था बोर्बन वंश से था, यानी फ्रांसीसी शासक लुई 16वां जो था उसका वंश का जो संबंध था बोर्बन वंश से था, जिसने 1774 ईस्वी में जो फ्रांस के सत्ता पर बैठा और वहाँ से अपना शासन व्यवस्था निरंकुश शासन व्यवस्था जो है आरंभ की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1804 की जो नागरिक संहिता थी जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा नेपोलियन की संहिता कब बनाया गया? तो आंसर होगा नेपोलियन की संहिता जो है 1804 ईस्वी में बनाई गई और यही व्यवस्था जो है फ्रांस के नागरिकों के लिए एक संहिता के रूप में उभर के आई। तो नेपोलियन संहिता कब का था? तो 1804 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के वृक्ष कहाँ लगाए गए थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाए गए थे? तो आंसर होगा जर्मनी के ज़ेब्रिकेन शहर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए गए थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन जो है इटली पर आक्रमण कब किया था? तो आंसर होगा नेपोलियन जो इटली पर आक्रमण किया था 1797 ईस्वी में और आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य जो था वो ये था कि ये फ्रांस का जो राजनीतिक शक्ति है उसको उभारना और फ्रांस को एकीकृत करने के उद्देश्य से इटली पर आक्रमण किया, क्योंकि उस समय इटली जो थी फ्रांस के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा थी। इसीलिए नेपोलियन ने 1797 ईस्वी पर इटली पर आक्रमण किया था और इसी समय अवधि में जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का एक कुशल शासक के रूप में उभर के आया और अपने साम्राज्य को विस्तारीकरण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसी उद्देश्य से 1797 ईस्वी में इटली पर आक्रमण करके इसके शक्ति पर जो है अंकुश लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेपोलियन को बाल्कन द्वीप पर कब निर्वासित किया गया? तो आंसर होगा 1814 ईस्वी में नेपोलियन को बाल्कन द्वीप पर निष्कासित किया गया। मतलब
बाल्कन द्वीप पर जो नेपोलियन को कब भेजा गया, तो 1814 ईस्वी में। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। और उसी युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट जो है पराजित हुआ था। और इसी के बाद नेपोलियन का जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी और नेपोलियन जो है अवनति की ओर बढ़ चला। मतलब फ्रांस में जो है नेपोलियन की गतिविधि समाप्त हो गई वाटरलू के युद्ध 1815 ईस्वी से। नेपोलियन देखते हैं 1815 में नेपोलियन की हार हुई और यही हार जो है उसके अवनति मतलब समाप्ति की ओर ले गया और यहीं से इसकी कथा समाप्त हुई। नेपोलियन को जो हराने का जो कारण था उसमें जो वाटरलू की युद्ध जो 1815 ईस्वी में हुई थी, इसमें ये 4 प्रमुख देश जो थे काफ़ी सहयोग के साथ नेपोलियन को हराया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो नेपोलियन को हराने वाले कौन कौन से देश नहीं थे, तो ये 4 उस देश में थे। पहला ब्रिटेन, दूसरा रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जो थे, ये चारों का एक समूह था। ये चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा नेपोलियन को हराने में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था, तो ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। इस 4 ऑप्शन के अलावा जो आंसर होगा वही उसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रिया को जो चांसलर था वो किसे नियुक्त किया गया, तो ड्यूक मैंट्रिक को ऑस्ट्रेलिया का चांसलर नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रिया 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा वियना की संधि कब हुई, तो 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो है 1821 ईस्वी में आरंभ हुआ। और इस संग्राम में, यूनानी संग्राम में जो है पश्चिमी यूरोप का काफ़ी सहयोग मिला, जिसके कारण यूनान एक स्वतंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब हुआ, तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। और एकीकरण का जो समय अवधि था वो 1859 से लेकर के 1860 के समय अवधि थी। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, यानी इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा इटली का एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण का जो सपना कब पूरा हुआ, तो इटली का एकीकरण जो है 18 जनवरी 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। और एकीकरण की जो समय अवधि थी 1859 से 1870 तक का समय अवधि था। और 18 जनवरी 1871 को जर्मनी जो है पूर्ण रूप से एकीकृत हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यह यूट्यूब पर पहला चैनल होगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन सेशन को चालू रखेगा। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा और इसके साथ डिस्कशन किया जाएगा। आप वीडियो को बार बार देखेंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको रिकैप होता जाएगा और याद भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। नेक्स्ट है बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। यानी बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण से पहले ये विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, यानी उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। आप लोग इस टॉपिक को भी देखें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल बेराइन स्थापित किया गया। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा जाल बेराइन की स्थापना कब की गई, तो आंसर होगा 1834 ईस्वी में। और कहाँ की गई, तो प्रसा के पहल में की गई थी। ये भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इटली का क्रांतिकारी यानी
जोसेफ मेजनी जो था वो कौन था? तो इटली का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जिनोआ में हुआ था। यानी जोसेफ मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 1807 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो इटली के जिनोआ शहर में हुआ था। और ये कौन था? तो वह कार्बोनेटिक संगठन का एक गुप्त सदस्य था। क्या था? ये गुप्त सदस्य था। तो जोसेफ मेजनी के बारे में हमने एक शॉर्ट नोट्स को रखा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज के सेशन में बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।